नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारी इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की 5th एडिशन की इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है उसकी सीरीज चल रही है। और अभी तक मैंने जो है फंडामेंटल राइट के काफ़ी टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, तो वही लेक्चर मैं कंटिन्यू करूंगा और ये जो है फंडामेंटल राइट का आखिरी लेक्चर होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने और भी चैप्टर्स इसके डिस्कस कर दिए हैं एम लक्ष्मीकांत के, तो आप देखिए उनको जाके पढ़ सकते हैं। तो वो कौन से चैप्टर हैं? वो हैं 3, 4, 5, 6 और ये जो चैप्टर चल रहा है वो है 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के आपके इतने चैप्टर्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, ये आपके रिवीजन पर्पज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि आप जो भी वीडियोज हैं उनको आप शुरू से देखिए तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड है और आपको अपने यूपीएससी के सफ़र में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपको इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड लेक्चर्स, सीसेट से रिलेटेड लेक्चर, यहाँ तक कि जो भी कैंडिडेट्स यह चाहते हैं कि इंडियन पॉलिटी की उनको जो है एम लक्ष्मीकांत की हिंदी मीडियम वाली सीरीज से उनको पढ़ाया जाए, तो वो भी लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, डिजायर आईएएस आपकी हर तरफ से मदद कर रहा है, बस आपको यही करना है कि लगे रहना है। बाकी देखिए आपका पूरी पूरी सहायता, पूरी हेल्प करने के लिए डिजायर आईएएस बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, एक और बात, आप जो है इस वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं डिजायर आईएएस को, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर किया करिए, क्योंकि देखिए हमारा मोटिव भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स की मदद कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें फ्रेंड्स। तो चलिए आज का लेक्चर जो है हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब देखिए आपको मैं ये बता दूं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, अगर यूजलेस हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा, अगर क्या ना हो, अगर कोई ऐसा इफेक्टिव मशीनरी ना हो जो कि उसको क्या कर सके, इन्फोर्स कर सके, उसको जो है लागू कर सके। ठीक है, नहीं तो जो हमारी गवर्नमेंट है या कभी जो है ऐसा कोई डिक्टेटरशिप यहाँ पे हो गया तो वो क्या करेगा, हमारे फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट कर देगा। तो ये जो आर्टिकल 32 है ये इसी का काम करेगा कि जब भी हमारा फंडामेंटल राइट को अगर कोई भी वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ हमारा कोर्ट जो है वो क्या करेगा, एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमको राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, किसके लिए, जो भी सिटीजन्स को जो भी राइट्स दिए गए हैं ना फ्रेंड्स, तो उनको जो है ये आर्टिकल 32 इन्फोर्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो ये जो है पिक्चर में आ जाएगा और ये तुरंत जो है उसके खिलाफ एक्शन लेगा। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो जो भी राइट हमको, जो फंडामेंटल राइट जो मिले हैं जिसके द्वारा हम प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, वो भी उसी फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्टेड हैं। मतलब देखिए, आपको ही पता है हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक फंडामेंटल राइट है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अगर मैं और आगे बात करूं तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, आपको पता होगा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे जो ये क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये भी कहा गया इनके द्वारा कि बिना इसके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या हो जाएगा, नलिटी हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 को क्या बताया, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आत्मा और दिल, किस आर्टिकल को बोला है, आर्टिकल 32 को। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इस लाइन को आप जरूर याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम और आगे बात करें। देखिए, जो अगर ऐसा है तो हमारी जो पार्लियामेंट उसको अमेंड कर दे, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो आर्टिकल 32 है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसलिए जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, वो इसको अमेंडमेंट करके हटा नहीं सकती है फ्रेंड्स। ये बात क्लियर है।
मतलब जो हमारा आर्टिकल 32 है वो हमारा क्या है, बेसिक फीचर है। आपको ही पता होगा, चलिए कमेंट सेक्शन बताइएगा बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का किस केस से आया था। देखिए मैंने जो बोला था ना कि आपको कोई भी आर्टिकल वगैरह रटना नहीं पड़ेगा, वो तभी हो पाएगा जब आप बार बार जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन किसी भी वीडियो में सुनूं पूछूं, आप उसका आंसर देते रहिए। प्लस आप क्या करें, मेरे वीडियो को रेगुलरिटी के साथ देखते, जब भी वीडियो आप तुरंत उसको देखिए और जो भी क्वेश्चन पूछूं मैं उसको बताते रहिए। देखिएगा आपको पॉलिटी इतनी मजेदार लगने लगेगी कि आप भी कहेंगे कि ये मेरी सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, आपको ऐसा लगने लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आगे बात करता हूं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 प्रोविजन है, ठीक है। अब वो चारों प्रोविजन क्या है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो क्या करता है, वही जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट का क्या है, वो गारंटर है। आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट में लाना, उसको लागू करना, उसको कोई वायलेशन उसका ना कर सके हमारे फंडामेंटल राइट का, वो जो है सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। ये बात आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट, आपको बताऊं मैं, जितने भी रिट इशू करेगा, ये जो रिट है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कट्यूररी एंड क्यू वारंटो, ये सभी रिट ये आर्टिकल 32 के ही द्वारा सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। एक और बात मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है, करता है, लेकिन उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे और कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो। लेकिन वहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ उसकी ड्यूटी ये भी है कि वो फंडामेंटल राइट को हमारे प्रोटेक्ट करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही आप देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट इज गारंटीड, ये किसका ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आगे बात करूं तो जो फंडामेंटल राइट है हमारे, जितने भी फंडामेंटल राइट है, उसके इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। और रिट कौन से, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कटोररी एंड को वारंटो, क्लियर है। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, यहाँ पे जो पार्लियामेंट है हमारा, वो किसी भी कोर्ट को पावर दे सकता है कि वो रिट इशू कर सके सभी काइंड के, जितने भी यहाँ पे रिट दिए। और यहाँ एक और बात, आप अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि शब्दों का मतलब क्या। अभी मैं आपको इन सभी शब्दों का मतलब इसी चैप्टर में आगे डिस्कस किया गया है, तो अच्छे से समझाऊंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी एंड बी फोकस विथ माय लेक्चर, ओके। चलिए अब आगे मैं बात करता हूं। तो जो पार्लियामेंट है वो किसी भी कोर्ट को क्या कर सकता है, वो किसी भी कोर्ट को डायरेक्शन दे सकता है, किसके लिए, कि आप रिट इशू कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो पार्लियामेंट जो देगा पावर, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर जो मिली हुई है किस आर्टिकल से, आर्टिकल 226। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा दो चीजें। देखिए अब यहाँ से आर्टिकल 226 से क्या होता है, सुप्रीम हाई कोर्ट जो है रिट इशू करता है, और आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। क्लियर है ये बात, ये बातें सब क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे मैं बात करूं तो देखिए, जो भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो अधिकार है हमारा, कि अगर जब हमारा राइट जब उसका जब वायलेशन हो, वो हम तभी जाएंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से हो। मान लीजिए कि हमारे यहाँ अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई, ठीक है, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है कोर्ट में नहीं जा सकते किस समय, जिस समय नेशनल इमरजेंसी लगी हो। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 359 में। और ये सब जो है आपको जब मैं इमरजेंसी वाला प्रोविजन पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको हम क्या मानते हैं, कि वो डिफेंडर है और गारंटर है, किसका, फंडामेंटल राइट का। जितने भी हमारे सिटीजन हैं इंडिया के, उन सभी के फंडामेंटल राइट का ये क्या है, डिफेंडर और गारंटर है। चलिए अब हम एक और बात हम यहाँ समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है फंडामेंटल राइट को डिफेंड करने का, वो ओरिजिनल और वाइट दोनों ही है। अब देखिए ओरिजिनल कैसे, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी हमारे सिटीजन है, ठीक है, अगर उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वो जो है तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो जो है हाई कोर्ट जाएं, फिर पहले आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है इसका। उसका देखिए वाइड इसलिए कहा गया है कि देखिए जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो खाली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर इशू कर सकता है। तो देखिए वो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है,
वो हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए ऑर्डर इशू कर सकता है, कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है, यहाँ तक कि जितने भी तरीके के रिट हैं, ठीक है, अभी रिट को क्या होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, जितने भी तरीके के रिट हैं वो सब भी इशू कर सकता है फ्रेंड्स। चलिए एक और बात अब मैं आपको यहाँ बताऊं, जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, गारंटीड इफेक्टिव एक्सपेडियस इनएक्सपेंसिव एंड समरी रिमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो हमारा जो आर्टिकल 32 है उससे हमको किस चीज़ गारंटी मिलती है, इफेक्टिवनेस मिलता है, मतलब हमारा फंडामेंटल काफ़ी आराम से लागू हो सकता है। इनएक्सपेंसिव मतलब उसको, जैसे कि अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट कर रहा है तो उसके लिए हमको ऐसा नहीं है कि हमको काफ़ी ज़्यादा खर्च लग जाए, हम कोर्ट में जाए तो, ठीक है। इनएक्सपेंसिव मतलब कम खर्च में, और हमको जो है रिमेडी मिल जाती है, मतलब रिमेडी मतलब क्या, दवाई समझते हैं ना, उसी तरीके से आप समझिए, हमको जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है अपने फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। क्लियर है ये बात। उसके बाद देखिए, जो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं, जो इन्फोर्स किए जाएंगे आर्टिकल 32 के द्वारा, वो सभी राइट के लिए नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, खाली सॉरी मतलब कहने मतलब सभी राइट्स के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, खाली फंडामेंटल राइट के लिए ही है आर्टिकल 32, ठीक है। जैसे कि और भी नॉन फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, कस्टमरी राइट है, जैसे कि आपका लीगल राइट भी है, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, आपको मैंने पहले बताया था, वो सब जो हैं, वो सब ऐसा नहीं है कि उन सब के इन्फोर्समेंट के लिए भी आप तुरंत पहुंच जाइए हाई कोर्ट में और बोलें कि आर्टिकल 32 के द्वारा प्लेट इशू करें, उसके लिए नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जो फंडामेंटल राइट जो मैंने आपको अभी पीछे जितने पढ़ा दिए हैं। क्लियर है ये बात। चलिए अब आगे मैं बात करूं तो और एक बात मैं आपको ये बताऊं, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, ठीक है, और हमारा पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने मान लीजिए कोई लॉ बनाया, कोई लॉ उसने लागू किया, ठीक है, और वो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट को, उस ऑर्डर या उस लॉ से हमारे फंडामेंटल राइट का कोई हनन नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले सकता। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वहीं पे क्वेश्चनिंग कर सकता है, वहीं पे पावर में आएगा जहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होगा, जहाँ पे फंडामेंटल राइट वहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। उसका देखिए यही लिखा हुआ आगे कि आर्टिकल 32 उसके लिए नहीं है। मान लीजिए कोई जैसे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया, कोई लेजिस्लेशन हो गया, ठीक है, और उसमें हमारे फंडामेंटल राइट पिक्चर में नहीं भी है, उससे हमारे फंडामेंटल राइट का कोई भी हनन नहीं हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट का कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है, तो उस समय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में नहीं आएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, जो हमारा जो जो फंडामेंटल राइट को जो इन्फोर्स करने का जो सुप्रीम कोर्ट की जो ड्यूटी जो है, जो जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या ओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। अब एक्सक्लूसिव मतलब, ओरिजिनल मतलब कि हाँ सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसका है। एक्सक्लूसिव मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करेगा और कोई कोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए साथ ही साथ जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर रिट इशू कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट के लिए, उसी तरीके से हाई कोर्ट में भी हम जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है हमारे फंडामेंटल राइट के को इन्फोर्स करने के लिए। क्लियर फ्रेंड्स। और ये सभी तरीके के जो भी रिट हैं, जो भी ऑर्डर हैं या तक की डायरेक्शन जो भी इशू करना चाहे वो हमारे फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। देखिए जब भी हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, किसी भी सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ठीक है, उसको कोई छीन रहा है, तो उस फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो हाई कोर्ट में जाइए या फिर चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाइए, ठीक है। ये नहीं कि आप अपीलेट जुडिशरी के द्वारा जाइए, आप अपील कर करके ऊपर कोर्ट में जाएंगे। आपकी इच्छा, आप चाहे हाई कोर्ट में चले जाए या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। क्लियर। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं हम। जो हमारा आर्टिकल 32 में जो लिखा हुआ है कि हमारे पास अधिकार है, हमारे पास राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट को के वायलेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे मैं बात करूं तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने एक बात कही थी कि जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट मान लीजिए उसका जो है वायलेशन हो रहा है, तो उसको जो है आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। देखिए अब ऐसा क्यों
कि आपको पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि देखिए ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ढेर सारे केसेस पेंडिंग है, ठीक है, तो उसी लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि रिट क्या होते हैं, वो कितने तरीके के होते हैं और उनके स्कोप क्या हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो किस आर्टिकल से करेगा, आर्टिकल 32 से, और जो हाई कोर्ट करेगा वो कौन से आर्टिकल से करेगा, वो करेगा आर्टिकल 226 से। ठीक है, और जो भी रिट हैं वो रिट कौन कौन से हैं, हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कर्ट्योररी एंड को वारंटो। आगे देखिए जो पार्लियामेंट हमारा वो किसी भी कोर्ट को इंपावर कर सकता है आर्टिकल 32 के द्वारा, जो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि वो रिट इशू कर सके। लेकिन देखिए आज तक ऐसा कोई भी प्रोविजन बनाया नहीं गया है। ठीक है, और आज भी खाली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट को इशू करते हैं। ठीक है, और कोई कोर्ट इशू नहीं कर सकता है। और देखिए 1950 से पहले सिर्फ हाई कोर्ट जो है कलकत्ता के, बम्बई के और मद्रास के ही पास पावर था रिट को इशू करने का, और आर्टिकल 226 से सभी हाई कोर्ट को रिट इशू करने का पावर मिल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब 1950 से पहले क्यों बोला जा रहा है। 1950 में आपको ही पता 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू होता है, तो इसीलिए ऐसा कहा गया। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं अब आपको यहाँ बताऊं, देखिए यहाँ पे जो रिट का जो हमने जो प्रोविजन जो लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने कहाँ से लिया है, इंग्लिश लॉ, मतलब ब्रिटेन के लॉ से। ठीक है, और वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, प्रीरोगेटिव रिट। और उसके बाद देखिए इंग्लैंड में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रिट जो इशू किया जाता है वो किंग के एक्सरसाइज ऑफ द प्रीरोगेटिव ऑफ द किंग हु वाज एंड इज स्टिल, मतलब वो किंग जो आज भी है, ठीक है, उसके नाम पे। और उसके बाद देखिए आगे मैं बात करूं, इनको जो क्या कहा जाता था, फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी कहा जाता था। अच्छा उसके बाद देखिए आगे और बात करूं मैं, ब्रिटेन में क्या हुआ, जो भी हाई कोर्ट थे उन्होंने भी रिट इशू करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो अपहोल्ड क्या कर सके, जो भी इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन के जो भी लोग हैं उनके राइट और लिबर्टी को अपहोल्ड कर सके, मतलब कि उसको लागू कर सकें। ठीक है, उनका कोई वायलेशन ना कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का और जो हाई कोर्ट का, वो तीन रेस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से है। ठीक है, मतलब अलग कुछ उसमें डिफरेंसेस हैं। तो देखिए उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू किस लिए करेगा, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट के लिए। तो अब आप यहाँ समझिएगा। ठीक है, और वहीं जो हाई कोर्ट है वो हमारा रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के लिए, तो करेगा ही करेगा, साथ में किसी और पर्पज के लिए भी कर सकता है। ठीक है, और जो एक्सप्रेशन है फॉर एनी पर्पज, ये किस लिए है, जो भी हमारा जो लीगल राइट है ना, उसके लिए भी हमारा जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, हमको ये समझ में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशू करने जो पावर दिया गया उसको आर्टिकल 32 के द्वारा, वो खाली फंडामेंटल राइट तक ही है, सीमित है, नैरो है, ठीक है, कम है एज कम्पेयर टू। वहीं हाई कोर्ट की बात करूं मैं, तो उसके पास तो फंडामेंटल राइट के लिए तो रिट इशू कर ही सकता है आर्टिकल 226 के द्वारा, साथ ही साथ वो कोई भी ऑर्डिनरी लीगल राइट है तो उसके लिए भी उसके इन्फोर्समेंट के लिए भी वो रिट इशू कर सकता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट की पावर एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा है। क्लियर है? चलिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे जो समझ ना आया हो तो आप वीडियो को रिवाइज कर मतलब पीछे करके देख सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो अभी तक तो आपको लगा पावर किसका ज़्यादा है, तो आपको समझ में रेट इशू करने की पावर किसका ज़्यादा है, हाई कोर्ट का ज़्यादा है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। अब वहीं हम बात करें टेरिटोरियल एक्सटेंट की, मतलब बाउंड्रीज की, कि वो कहाँ तक हमारे देश में, क्या हाई कोर्ट सभी राज्यों में रिट इशू कर सकता है, किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट, तो वही समझाने की कोशिश करूंगा अब मैं यहाँ पे आपको। तो देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी पर्सन या किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, अगर सिटीजन का राइट का वायलेशन होता है, सिटीजन के राइट का हनन होता है, सिटीजन हमारे नागरिकों के अधिकार का हनन होता है, तो वो क्या करेगा, वो रिट इशू करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश, हमारे पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। और टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बता दिया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप शुरू से लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। वहीं देखिए अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो वो देखिए वो खाली सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक करेगा, वो जो उसका स्टेट है ना उसके विद इन, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के अंदर ही कर सकता है। ठीक है, तो उसका जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट का एज कम्पेयर टू, जब देखिए जैसे हाई कोर्ट किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए रहेगा, वहीं सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए है।
तो कौन ज़्यादा बड़ा, मतलब वो किसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है ज़्यादा बड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन पावर किसका ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसका ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का, वहीं पावर किसका ज़्यादा है, हाई कोर्ट का। चलिए आगे हम बात करें, जो भी हमको आर्टिकल 32 में जो पावर मिलता है कि देखिए जैसे कि ये कहा गया है कि आर्टिकल 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है रिट इशू करने से, कि मान लीजिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट में गए और तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता है कि आप जो हैं कि वो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू नहीं करेगा, ठीक है, उसको जो है रिट इशू करना ही करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट की, जो कि आर्टिकल 226 के द्वारा हमको जो है रिट इशू करता है हमारे फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, तो क्या है वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब कि हमारा जो हाई कोर्ट है वो रिफ्यूज कर सकता है रिट इशू करने से, ठीक है। तो इसीलिए देखिए इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंडर प्लस गारंटर दोनों ही है फंडामेंटल राइट का, ठीक है। अब समझ में आया क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं डिफेंडर एंड गारंटर, क्योंकि देखिए इसको करना ही करना पड़ेगा, इसके ऊपर बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। लेकिन वही आर्टिकल 226 के द्वारा जो हाई कोर्ट है उसके लिए बाइंडिंग नहीं है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं जो भी हमारे जो रिट थे, जो मैंने ऊपर जो शब्द जितने थे, अब उन सबको हम देखेंगे, उन सब के मतलब क्या होते हैं, किस तरीके से रिट इशू होते हैं और कब वैसे रिट इशू होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैबेस कॉर्पस जो वर्ड है, ये कहाँ कैसा वर्ड है, एक लैटिन टर्म है, क्लियर। और इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, हैबेस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद देखिए ये एक ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डर, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, किसके लिए, उस पर्सन के लिए जो किसी और पर्सन को डिटेन कर रहा है। डिटेन मतलब जिसने कैद किया हो, ठीक है। मतलब जैसे अगर किसी पर्सन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो कोर्ट पुलिस के खिलाफ रिट इशू कर सकता है। कौन सा रिट, हैबेस कॉर्पस, कि आप जो है उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करिए, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट, मतलब कोर्ट के सामने उस पर्सन को पेश करिए। उसका देख कोर्ट क्या करे, कोर्ट एग्जामिन करेगा, कोर्ट देखेगा कि क्या काज है और क्या लीगलिटी है, मतलब जो डिटेंशन जो उस पर्सन को दिया जा रहा है, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, क्या वो लीगल है, ठीक है। अगर मान लीजिए डिटेंशन जो है इलीगल मिलता है, क्या ये गलत हो रहा है, तो उस पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, मतलब छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो हैबेस कॉर्पस है ये हेल्प करता है किसके लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिबर्टी के लिए, ठीक है, अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। मतलब जैसे अगर वह मान लीजिए पुलिस ही है अपनी मनमानी से सबको पकड़ पकड़ ले जाकर जेल में बंद करने लगे, तो उस समय जो है हैबेस कॉर्पस वाला रिट इशू होगा। और उसके बाद अगर आपको पुलिस अपने मन से ही बिना किसी गलती के ही आपको पकड़ के ले जा रही है, आपको डिटेंशन दे रही है, आपको कैद कर रही है, तो उसी समय कोर्ट आ जाएगा पिक्चर में और कोर्ट आपको बचा लेगा। देख रहे हैं। उसके बाद देखिए मैं और आगे बात करूं तो ये जो हैबेस कॉर्पस वाला जो रिट है वो जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट जो सरकारी संस्था है और साथ ही जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल, उन दोनों के लिए ही है, ठीक है, उन दोनों के खिलाफ रिट इशू कर सकता है ये। अच्छा चलिए और आगे बात करते हैं। अगर ये जो रिट है, रिट नहीं इशू होगा, कब नहीं इशू होगा, अगर डिटेंशन हमारा क्या है, लॉफुल है, कानून के दायरे में रह के है। वहीं अगर हमारा जो डिटेंशन जो दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हमने किसी लेजिस्लेचर या फिर किसी कोर्ट का क्या किया, हमने कंटेम्प्ट किया, मतलब उसकी बातों को नहीं माना, उसकी बेइज्जती की है। अब लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है देख लीजिए यहीं पे, यही मैं बोला हिंदी इंग्लिश वाली बात नहीं, अब खाली वर्ड का मतलब समझिए। तो देखिए लेजिस्लेचर मतलब होता है जो कानून बना रहा है, जैसे कि हमारी जो लोकसभा राज्यसभा हो गई, ठीक है, ये क्या है, ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, क्लियर है। या फिर जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं वो क्या करती है, कानून को बनाती हैं। वहीं जो गवर्नमेंट जो पावर में रहती है वो क्या करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। वहीं जो हमारा कोर्ट है वो क्या करता है, वो जो है जजमेंट देता है, जस्टिस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं जुडिशरी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हम बात करें, ये जो डिटेंशन है अगर ऐसा है कि ये किसी और कोर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है, तब भी नहीं आ सकता है। उसके बाद देखिए और आगे बात करें, अगर वो जो डिटेंशन जो दिया जा रहा है वो जो कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है ना, जो कोर्ट का जो पावर है, अगर उसके बाहर से अगर उस डिटेंशन को दिया जा रहा है,
अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल दिया डिटेंशन के लिए, तो हाई कोर्ट नहीं ऐसा कर सकता, रीट इशू कर दे और कहे कि नहीं, और जो है उस पर्सन को छोड़ दो। क्लियर ये बातें। तो हैबस कॉर्पस मतलब टू हैव अ बॉडी, एक लैटिन टर्म है। चलिए आगे अब हम देखते हैं ये जो वर्ड मैंडमस है इसका मतलब क्या है। तो ये जो रीट है मैंडमस, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो वो क्या है, वी कमांड। अभी क्या कमांड दे रहा है, तो देखिए इसमें कोर्ट जो है कमांड इशू करता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को। किसको, तब देखिए पब्लिक ऑफिशियल आ गया, मतलब वो कर्मचारी क्या है, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, सरकारी एजेंसी होनी चाहिए, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए नहीं, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है, उसको क्या कह सकता है, उनके खिलाफ ये रीट इशू होगा, उन पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ जो लोग अपना जो उनका जो ड्यूटी है उसको करने में फेल हो गए हों, या फिर उन्होंने अपने ड्यूटी को करने से मना कर दिया है, ठीक है, तो उनके खिलाफ इशू होगा। उसके बाद देखिए जो मैंडमस वाला जो रीट है, जो वी कमांड वाला, वो पब्लिक जैसे सिर्फ और सिर्फ वो किसी के खिलाफ इशू होगा। सबसे पहले ये देखिए, वो किसी के खिलाफ इशू होगा, पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक बॉडी के खिलाफ, कोई कॉरपोरेशन है, कोई इंफीरियर कोर्ट है, कोई ट्रिब्यूनल है। अब ये ट्रिब्यूनल जो है मैं आपको आगे अभी आएगा तो अच्छे से समझाऊंगा। और उसके बाद देखिए कोई गवर्नमेंट है फॉर द सेम पर्पज, मतलब सरकार के खिलाफ भी रिट इशू कर सकता है हाई, मतलब वहाँ जो कोर्ट है, कौन सा रिट, मैंडमस, वी कमांड। अब देखिए जो रिट किसी किसी के खिलाफ नहीं इशू हो सकता, तो वो क्या है, अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब कोई प्राइवेट, मतलब ऐसी ऐसी संस्था या ऐसी बॉडी या ऐसा इंसान जो कि प्राइवेट है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसा संस्था जो सरकारी संस्था नहीं है, प्राइवेट संस्था है, तो उसके खिलाफ ये वी कमांड मैंडमस वाला रिट इशू नहीं हो सकता। लेकिन वहीं अगर मैं हैबेस कॉर्पस की बात करूं, तो ये जो है चाहे पब्लिक अथॉरिटी हो चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो, दोनों के ही लिए था, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी अब यहाँ से। चलिए आगे अब हम बात करते हैं, और किसी के खिलाफ नहीं इशू हो सकता है, ऐसे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के लिए जिसके लिए कोई लॉ नहीं बना है, मतलब कोई उसके लिए कोई स्टैट्यूट नहीं बना है, ठीक है। और ऐसे ड्यूटी के लिए नहीं इशू होगा जो कि मैंडेटरी नहीं है, मतलब उसको करना जरूरी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हर अगर वो ड्यूटी जरूरी नहीं तो उसके लिए रेट इशू नहीं होगा, ठीक है। कौन वाला, मैंडमस वाला। और जैसे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी दो लोगों में, ठीक है, तो उनको इन्फोर्स में लाने के लिए, उनको उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए सॉरी, ये रेट इशू नहीं होगा। हमारे देश के राष्ट्रपति के खिलाफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी स्टेट के गवर्नर है उनके खिलाफ रेट इशू नहीं होगा। यहाँ तक कि कोई हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस है तो उसके खिलाफ भी ये रेट इशू नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे अब हम देखते हैं जो अगला जो रेट है वो कौन सा है, प्रोहिबिशन। अब देखिए जो प्रोहिबिशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है टू फॉरबिड, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो वर्ड प्रोहिबिशन इसका मतलब क्या है, टू फॉरबिड। अब टू फॉरबिड का मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड मतलब कि मना करना, ठीक है, मना कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये रिट इशू किया जाता है किसके द्वारा, हायर कोर्ट, ठीक है, जो ऊपरी अदालत जो है, किसको, जो उसके नीचे जो अदालतें आती हैं, जो भी कोर्ट आते हैं, ठीक है, या जो ट्रिब्यूनल आते हैं जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है, उसके खिलाफ। और किस लिए, जैसे कि अगर वो अपना उसका जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, जो उसकी जो लिमिट है, जहाँ तक वो उसका जो लिमिट है जहाँ तक वो फैसला सुना सकता है, अगर उससे बाहर जाके अपना जजमेंट दे रहा है, तो ये जो है हमारा जो प्रोहिबिशन वाला रिट जो है पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो मैंडमस वाला रिट था इसमें क्या करता था, इसमें ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसमें ड्यूटी जो ज़्यादा जो अपने पावर का जो अपना जुरिस्डिक्शन से ऊपर उठ के जो भी कोर्ट जो फैसला सुना रही हैं उनको हायर कोर्ट मना करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि ये क्या कर रहा है, जो हमारा प्रोहिबिशन वो क्या कह रहा है, इनएक्टिविटी, ठीक है, और वहीं मैंडमस क्या कर रहा है, एक्टिविटी लाता है, ठीक है, लोगों को काम करने के लिए उकसाता है, कहता है। अच्छा अब देखिए ये जो रीट जो प्रोहिबिशन ये किसको किसको इशू किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं उन्हीं के खिलाफ इशू होगा। तो देखिए ये बात आप क्लियर रखिएगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जैसे सीबीआई, पुलिस, जो भी हैं, या फिर जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई बॉडी है, तो उसके खिलाफ ये रिट इशू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो भी जुडिशियल हैं जैसे कोर्ट्स वगैरह हैं या जो ट्रिब्यूनल हैं, उन्हीं जो क्वासी जुडिशियल हैं उन्हीं के खिलाफ ये रिट इशू हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए जो अब हमारा जो अगला जो रिट आता है वो कौन सा है, कर्ट्यूररी। कौन सा है, कर्ट्यूररी। अब देखिए इसका जो मतलब है, इसका मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड।
तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हायर कोर्ट है, ठीक है, वो लोअर कोर्ट को या कोई जो ट्रिब्यूनल है उसको रिट इशू करता है, क्या, कटोररी वाला रिट। और उसमें ये कहा जाता है कि जो भी केस उनके पास पेंडिंग है, ठीक है, या फिर ऐसे केस जिसमें जो है लोअर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन से ऊपर उठ के जो है फैसला सुना दिया हो या फिर कोई गलत फैसला सुना दिया हो, तो उस समय जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से कहता है कि ये केस जो है आप मेरे पास भेजिए, मुझको ट्रांसफ़र करिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। साथ ही साथ आप देखेंगे जो प्रोहिबिशन था वो क्या कर रहा था, खाली प्रिवेंट कर रहा था। मतलब यहाँ पे वो कोर्ट को क्या कह रहा था, मना कर रहा था कि आप अपने पावर का एक्सेस मत करिए, आप अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर मत निकलिए। लेकिन यही जो कटोररी है ये प्रिवेंटिव भी है, मना भी कर रहा है, साथ साथ वो जो केस अपने पास भी ले रहा है तो सुधार भी करेगा, ठीक है, उस केस में सुधार भी करेगा। ठीक फ्रेंड्स, अच्छा अब आगे मैं बात करूं, जो कटोररी जो एक्ट है वो पहले क्या होता था, पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के लिए होता था। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जजमेंट दिया जिसमें ये कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है ना, जो भी आपके सीबीआई पुलिस या जो भी हैं, उनके खिलाफ भी ये कटोररी वाला रेट इशू कर सकती है। ठीक है, जहां भी इंडिविजुअल का राइट्स का वायलेशन होगा, उसको उसके राइट को इन्फोर्स करने के लिए जो हमारा कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके के रेट को इशू कर सकता है। उसके बाद देखिए जो प्रोहिबिशन था वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए भी नहीं था, लेकिन कटोररी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए है। साथ साथ जो प्रोहिबिशन और कटोररी दोनों ही जो हैं वो नहीं अवेलेबल हैं। किसके लिए नहीं अवेलेबल हैं, जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी हैं और जो हमारे जो प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज जो हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको ये पता चला होगा कि सिर्फ हैबेस कॉर्पस ही प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए ही वैलिड है। ठीक है, बाकी प्रोहिबिशन और कटोररी दोनों ही जो हैं प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए वैलिड नहीं है। यहाँ तक कि जो मैंडेमस जो है वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए वैलिड नहीं है। चलिए आगे अब बात करते हैं। अगला जो हमारा जो रेट है वो कौन सा है, को वारंटो। अब देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो इसमें कोर्ट क्या करता है, इसमें कोर्ट ये करता है कि मान लीजिए कोई पर्सन किसी ऑफिस में बैठा हुआ है, वो वहाँ से अपना काम कर रहा है, वो पर्सन जो है वहाँ से ऑर्डर इशू कर रहा है। ठीक है, तो ये रिट उसलिए इशू होता है जब वो पर्सन क्या करे इलीगली, मतलब कि उसके पास क्या अथॉरिटी है कि जो है वो इस ऑफिस में रह सकता है। तो ये किस लिए होता है, ये मान लीजिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए कि परमानेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कोई स्टैट्यूट या बॉडी के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो जो है उसको हटाने के लिए, मान लीजिए कि अगर हमारे जो पार्लियामेंट है वो कह दे कि जो हमारे जो यूपीएससी है उसका एक परमानेंट उसका जो चेयरमैन होगा वो जो है मोदी जी रहेंगे अब, और वो कब तक रहेंगे, जब तक वो जीवित है, तो उस समय इस तरीके की रीट को वारंटो तरीके की रीट इशू होगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा, ये जो है ये मिनिस्ट्रियल ऑफिस और जो प्राइवेट ऑफिस है उनके लिए वैलिड नहीं है। और जो ऊपर की जो 4 रेट थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी, वो तो जैसे कि मतलब उसमें कई प्रोविजन थे ना कि किसके लिए वैलिड हो किसके लिए वैलिड नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर इसकी बात करूं तो इसको जो है कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन या फिर एग्रीवेट पर्सन, तो इसमें क्या है, एग्रीवेट मतलब क्या होता है, पीड़ित, जो व्यक्ति जो पीड़ित है, ठीक है, उन दोनों जो भी चाहे वो जो है इस रिट का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, वो जो है इसके लिए कोर्ट में जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका आर्टिकल 32 खत्म होता है। ठीक है, अब जो हम आगे बात करेंगे वो होगा आर्टिकल 33 के बारे में, और वो क्या है, आर्म्ड फोर्स एंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, मतलब जो भी हमारी आर्म फोर्स हैं, जैसे कि जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, जो आर्म फोर्स हैं, जो पुलिस फोर्स हैं, जो भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो भी हमारे एनालोगस फोर्सेस हैं, उनके लिए फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। तो देखिए जो हमारा पार्लियामेंट है उनके जो भी आर्म फोर्स हैं, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके फंडामेंटल राइट क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इन संस्था के मेंबर हैं। और इस प्रोविज़न का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोविज़न का ऑब्जेक्टिव ये है कि जिससे कि ये लोग अपना जो ड्यूटी है वो काफ़ी अच्छे से कर सकें और डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें। नहीं तो मान लीजिए अगर आर्मी में ही हो जाए, अगर जो आर्मी मान लीजिए कोई सिपाही है, ठीक है, उसका जो ऊपर का जो ऑफिसर है वो मान लीजिए कोई ऑर्डर देता है और उससे उसके फंडामेंटल राइट का ऑब्लिगेशन मतलब वायलेशन हो रहा है, तो वो तो तुरंत कोर्ट में चला जाएगा। तो जिससे डिसिप्लिन बना रहे उसके लिए ये लॉ बनाया गया। चलिए आगे बात करते हैं।
तो देखिए जो आर्टिकल 33 के अंदर जो भी लॉ बनाने का जो पावर है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के ही पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। दूसरी बात मैं ये करूं, ये बताना चाहूँगा आपको कि जो भी पार्लियामेंट अगर आर्टिकल 33 के 33 से के इस्तेमाल से कोई लॉ बना दे रही है तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, कि ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। तो दो प्रोविज़न आपको समझ में आई कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा, साथ ही आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। और देखिए पार्लियामेंट ने कई लॉ इनेक्ट भी किए हैं, जैसे कि द आर्मी एक्ट ऑफ 1950, द नेवी एक्ट ऑफ 1950, द एयरफोर्स एक्ट ऑफ 1950, द पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट एंड और कई ढेर सारे एक्ट, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करूं तो ये क्यों मतलब ये जो है ये आर्टिकल 33 के द्वारा क्यों बनाए जाते हैं, क्यों ऐसे लॉ बनाए जाते हैं, तो जिससे कि हम जो हमारे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी मेंबर हैं, जो भी पर्सनल हैं, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू बी मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन या पॉलिटिकल एसोसिएशन, राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन, उनको जो है इन सभी चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट कर सके, उनको रोक सके। मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका नहीं रहेगा, वो एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, वो यूनियन नहीं बना सकते, वो पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना पाएंगे, वो प्रेस से के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, प्रेस से मतलब मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ वो पब्लिक मीटिंग को भी अटेंड नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए आगे अब हम बात करते हैं, जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है ना, ये किसको किनको कवर करता है, वो जो आर्म फोर्सेस में जो भी बार्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, कुक, चौकीदार, बूट मेकर, टेलर, यहाँ तक कि जो नॉन कॉम्बेटेंट, जो उनके जो मतलब वो लोग नॉन कॉम्बेटेंट मतलब जो लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ठीक है, ये भी जो मेंबर होते हैं ना, इन सब को भी इन सब के लिए भी ये जो है लॉ एप्लीकेबल रहता है। अच्छा एक और बात मैं आपके यहाँ बताना चाहूँगा, तो देखिए जो आर्टिकल 33 के द्वारा जो पार्लियामेंट ने लॉ जो बनाया है, ठीक है, इसके अंदर जो कोर्ट मार्शल होता है वो तो ये भी क्या होता है, ये भी एक कोर्ट होता है, ठीक है, जो कि मिलिट्री लॉ के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक ट्रिब्यूनल है जो कि मिलिट्री लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो जो कोर्ट मार्शल जो होता है उसके खिलाफ भी हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकता है, ठीक है, वहाँ पे भी हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकता है दोस्तों। और ये भी कि जो है इनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पिक्चर नहीं आएगा, भले ही कोर्ट मार्शल ही हो रहा हो। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ टेबल आपको बता देता हूँ मैं, ये जो मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में डिफरेंस है तो उसको अब हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा मार्शल लॉ जो होता है ना, जब लागू होता है, जो मिलिट्री रूल जिसको आप कहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट को ही अफेक्ट करता है। लेकिन वहीं अगर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस समय हमारी फंडामेंटल राइट भी अफेक्ट हो जाती है, मतलब उसको छीन लिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कौन से फंडामेंटल राइट नहीं छीने जाते हैं वो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड, तभी आपको याद हो पाएगा, साथ ही साथ उसके आर्टिकल बताइएगा। और देखिए जो भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन होंगे वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो भी रिवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो भी लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, किसके भी सेंटर और स्टेट के बीच, ये भी सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो पार्लियामेंट का जो हमारा टेन्योर होता है ना, मतलब जो टाइम लिमिट जो होती है वो भी बढ़ जाती है, लेकिन आप सिर्फ फंडामेंटल राइट ही अफेक्ट होता है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो ये जो है किसको किसको सस्पेंड करता है, गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ यहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोड कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद देखिए किस लिए इम्पोज किया जाता है, जिससे कि जो लॉ का जो ब्रेकडाउन हुआ, जो कानून जो टूट रहा है उसको रिस्टोर कर सकें। लेकिन ये कब हमारे नेशनल इमरजेंसी कब लगेगी, जब जो है हमारे यहाँ क्या हो, वार हो, ठीक है, क्या या फिर एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो या फिर आर्म रिबेलियन हो। चलिए अब आप बताइए जो आर्म रिबेलियन है, यहाँ पे कोई और शब्द रहता था पहले, इंटरनल डिस्टर्बेंस, चलिए बता देता हूँ, तो किस अमेंडमेंट के द्वारा उसको चेंज किया गया। चलिए आगे मैं बात करूँ, ये किसी स्पेसिफिक एरिया, मतलब हमारे देश के किसी स्पेसिफिक एरिया में ही लॉ लगता है, कौन सा, मार्शल लॉ। वहीं अगर मैं इमरजेंसी की बात करूँ तो ये पूरे होल कंट्री में भी लग सकता है या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट में ही लग सकता है, लेकिन जो मिलिट्री रूल है वो पूरे हमारे होल कंट्री में नहीं लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक एरिया में ही लगेगा। और देखिए ये कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये इम्प्लिसिट है। और वहीं अगर इसकी बात करूं, मतलब इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलिट्री रूल के बारे में, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं नेशनल इमरजेंसी की, तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक और डिटेल प्रोविजन इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये एक्सप्लिसिट है। चलिए हम बात करते हैं मार्शल लॉ, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें, तो ये जो है आर्टिकल 34 पे अब आप देख सकते हैं हम आ गए।
फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम ये जानेंगे कि जब भी हमारे यहाँ मिलिट्री रूल लग जाएगा किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो वहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट का क्या हाल होगा, क्या हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ करेंगे, तो जो आर्टिकल 34 है वो क्या प्रोवाइड करता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो क्या हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कब? जब भी हमारे कंट्री के किसी भी स्पेसिफिक एरिया में मिलिट्री रूल लगेगा, मार्शल लॉ लगेगा। ठीक है, और देखिए ये पार्लियामेंट को क्या कहता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, या कोई अदर पर्सन है, उसके द्वारा कोई काम किया गया जो जिसका कनेक्शन किससे है, जो हमारा जहाँ पे मिलिट्री रूल लगा है वहाँ के ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, वहाँ पे लॉ को मेंटेन करने के लिए अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट उसको कह सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट, जो पार्लियामेंट है वो चेक कर सकता है, क्या चेक कर सकता है, अगर मान लीजिए कोई भी मिलिट्री रूल के दौरान कोई भी पनिशमेंट पास किया गया, कोई सेंटेंस मतलब कोई लॉ पास किया जा रहा हो, ठीक है, वहाँ मिलिट्री के द्वारा, तो वो सभी चीज़ें पार्लियामेंट देखेगा उस एरिया में। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात मैं बताऊं, जो भी एक्ट, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, कब? जिस समय वहाँ पे जहाँ पे मिलिट्री रूल लगा हुआ है, तो उस समय जो है आप जो है फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो आपको यहाँ ये पता चला होगा कि जो भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं जिस समय हमारे यहाँ मिलिट्री रूल लगेगा किसी स्पेसिफिक एरिया में। अगर आप वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, अगर वहाँ पे मिलिट्री रूल लगा है, मार्शल लॉ लगा है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। किसके लिए? फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। अच्छा देखिए, जो मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है ब्रिटेन से, और वहाँ ब्रिटेन कहाँ से? ब्रिटेन के कॉमन लॉ से। ठीक है, और जो हमारा जो एक्सप्रेशन है ना मार्शल लॉ, ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। इसका एक तरीके से लिटरली मतलब क्या होता है? मिलिट्री रूल। और देखिए, और ये ऐसा सिचुएशन कहा जाता है जहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो जो है जो भी मिलिट्री अथॉरिटीज हैं, जो हमारी जो आर्मी है उसके द्वारा जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, अब कौन देखेगा? आर्मी देखेगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो भी लॉ बनेंगे ना वो किसके द्वारा बनेंगे? मिलिट्री ट्रिब्यूनल के द्वारा बनेंगे। ठीक है, और ये जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल है ये ऐसा नहीं कि जो मिलिट्री के जो आर्म फोर्सेस के जो लॉ रहते हैं उस तरीके से रहेंगे, अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे और बात करूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्रेशन नहीं है कि किस तरीके से मार्शल लॉ को डिक्लेयर करने के लिए क्या प्रोविज़न है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, लेकिन देखिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जहाँ पे हम मार्शल लॉ को इम्पोज कर सकते हैं। कब? जब वार वाला सिचुएशन हो जाए, इन्वेजन वाला, कोई हमारे देश पे आक्रमण कर रहा हो, इंसुरेक्शन, रिबेलियन, वहाँ पे दंगा हो जाए, राइट हो जाए, या फिर कोई भी वायलेंट मतलब वायलेंट एक्ट हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे उस समय हमको जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम क्या लगा देंगे वहाँ पे हम लगा देंगे मार्शल लॉ, या फिर आप जिसको बोलेंगे मिलिट्री रूल या मिलिट्री शासन। उसके बाद देखिए जब हमारे यहाँ पे जब मार्शल लॉ जब लगेगा तो उस समय जो भी हमें मिलिट्री अथॉरिटीज है ना वो बिल्कुल उनके पास काफ़ी ढेर सारा पावर आ जाएगा। ठीक है, और वो जो भी स्टेप चाहें उसको वो ले सकती हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। यहाँ तक कि वो जो भी सिविलियन के राइट है ना उनको भी उनका भी वायलेशन कर सकती हैं, साथ ही साथ वो सिविलियन को पनिश कर सकती हैं, यहाँ तक कि वो उनको डेथ तक दे सकती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मार्शल लॉ है वो इप्सो फैक्टो नहीं है। अब इप्सो फैक्टो का मतलब वेरी फैक्ट। ठीक है, वेरी फैक्ट नहीं मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो मार्शल लॉ है वो बिल्कुल ही जो है हमारे कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो है नहीं इसके प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, तो इसलिए ये कहा गया है कि जो सभी रिट तो सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो हेबेस कॉर्पस रिट है वो सस्पेंड नहीं होगा। मतलब आपको मैं बताऊं, यहाँ पे मार्शल लॉ के समय हेबेस कॉर्पस सस्पेंड नहीं होता, ये वाला रिट सस्पेंड नहीं होगा। और हेबेस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, मतलब कि अपनी बॉडी की रक्षा कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि गए और गोली मार दिए। ठीक है, जिसको भी मनाया। क्लियर है फ्रेंड्स? अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अच्छा, अगला जो पैराग्राफ है उसमें हम देखें तो जो देखिए जो मार्शल लॉ है वो आर्टिकल 34 में जो लगता है वो हमारे नेशनल इमरजेंसी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहता है, जो कि आर्टिकल 352 में है। और देखिए इन दोनों के ही जो डिफरेंसेस थे वो तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स।
तो फ्रेंड्स देखिए आर्टिकल 35 में क्या दिया गया है कि जो भी पावर रिलेटेड है, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट से, उसको कौन उस पर कोई भी लॉ अगर बना कुछ भी करना रहेगा, उसको चेंज करना रहेगा, तो कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा पार्लियामेंट ही कर सकता है, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए पार्लियामेंट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर ये कोई भी लॉ बनाएगा हमारा पार्लियामेंट, तो हमारे पूरे पूरे देश, पूरे भारत में लागू होगा। अगर वहीं स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक स्टेट में, जो पार्टिकुलर स्टेट जो बना रहा है, खाली वहीं पर लागू होगा और पूरा भारत तो छूट ही जाएगा। तो जिससे कि पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी रहे, मतलब लॉ वगैरह सब एक ही जैसा रहे, फंडामेंटल राइट एक ही जैसा रहे, इसलिए जो है ये आर्टिकल 35 में ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट से अगर कोई भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी लॉ अगर बनानी है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा। क्लियर? तो देखिए जो आर्टिकल 35 है उसमें कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है। वो प्रोविजंस क्या क्या हैं, चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट ही इन टॉपिक्स पे लॉ बनाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर जो है लॉ नहीं बना सकता है। और वो टॉपिक्स कौन से हैं तो देखते हैं, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए कि अगर हमको कोई ऐसा कंडीशन बनाना है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड किसी भी स्टेट, यूनियन टेरिटरी या कहीं भी लोकल अथॉरिटी में, जो कि आर्टिकल 16 में दिया गया था कि वहाँ पे क्या होना चाहिए? रेसिडेंस का प्रोविजन होना चाहिए। रेसिडेंस मतलब वो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जो हम देंगे किसी पर्टिकुलर जगह पे जो आदमी रह रहा है उन्हीं को देंगे। अगर वैसा कोई लॉ बनाना तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा, वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी और कोर्ट को पावर देना है किस चीज़ का रिट इशू करने का, तो जो मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो करते ही हैं, अगर किसी और भी कोर्ट को पावर देना है रिट इशू करने का, ऑर्डर इशू करने का, किसके लिए? फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, तो वो भी कौन देगा? खाली पार्लियामेंट ही देगा। ठीक है, ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 32 में लिखी है। साथ ही साथ मान लीजिए कि कहीं पे भी जो भी हमारे आर्टिकल 33 में लिखे हुए हैं ना कि जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं उनका फंडामेंटल राइट्स जो है रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनके फंडामेंटल राइट का काफ़ी मतलब उनको सभी फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं, तो उस पर भी लॉ कौन बनाएगा? उस पर भी लॉ बनाएगा हमारा पार्लियामेंट ही, कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए जैसे कहीं जहाँ पे मार्शल लॉ लगा, ठीक है, और किसी गवर्नमेंट पर्सन के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति, इंडेमनीफाइंग मतलब क्षतिपूर्ति करना, ठीक है, अगर उसकी क्षतिपूर्ति करनी है तो वो भी कौन करेगा? सिर्फ पार्लियामेंट ही करेगा, कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा। ये भी आर्टिकल 34 में ही लिखा हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे जो भी पनिशमेंट दिए जाते हैं नीचे दिए गए ऑफेंसेस में, कब? जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। वो कौन कौन से हैं? जो हमारा जो अनटचेबिलिटी वाला जो प्रोविजन है, ठीक है, जब अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल 17 वाला, जब भी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स या फोर्स लेबर के लिए जब भी हम कोई लॉ बनाएंगे तो भी कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा। आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई प्रोविजन बना कौन बनाएगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा पार्लियामेंट ही बनाएगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। और हम जो है फंडामेंटल पार्लियामेंट को क्या है? पार्लियामेंट ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, किस क्या करने के लिए? इस तरीके के लॉ बनाने के लिए। ठीक, अच्छा आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये कहा गया, मान लीजिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जाता है, अगर उससे पहले कोई लॉ चलता आ रहा है, कोई कानून उससे पहले चलता आ रहा है, तो वो लॉ अब चलेगा कि नहीं चलेगा, उसको अमेंड करेंगे या उसको रिपील करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो भी जो पावर दिया गया वो पावर किसके पास है? वो भी पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के ही पास है। साथ ही साथ जो हमारा जो आर्टिकल 35 है, आपने ये देखा होगा कि पार्लियामेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर दिया गया है। यहाँ तक कि जो स्टेट लिस्ट है, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का चलता है, जो स्टेट गवर्नमेंट उसकी चलती है, वहाँ पे भी जाके ये जो है वहाँ तक के मतलब अपने दायरे से बाहर जाके भी ये क्या कर सकता है? लॉ बना सकता है। अब हम आगे बात करेंगे आज के डेट में हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कहाँ रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ही पता होगा, सबसे पहले हमारे पास जो है कितने जो फंडामेंटल राइट है कितने थे? 7 थे। ठीक, तो आगे जो क्या हुआ, आगे आपको पता होगा आर्टिकल 31 को हमने हटा दिया था। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट हो कहाँ पे? पार्ट 3 में, और उसमें पहले कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन जो आर्टिकल 31 को जब हमने हटा दिया तो कितने बचे? सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट बचे हमारे पार्ट 3 में। ठीक है, और साथ ही साथ आर्टिकल 91F जो था और जो आर्टिकल 31 दोनों के हटाए, और इसमें आर्टिकल 19(1)(f जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो प्रोविजन जिस वाले में है, ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला। तो देखिए उसमें क्या था, उसमें ये कहा गया था कि
जो जो भी सिटीजन है, ठीक है, उनके पास क्या है, उनके पास गारंटी है, उनके पास राइट है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्पोज कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर हम बात करें जो आर्टिकल 31 था, वो क्या करता था, जितने भी हमारे पर्सन थे, ठीक है, भले वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, उनके पास क्या था, राइट था किस चीज़ का, अगेंस्ट डिप्रीवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट अगर उनकी प्रॉपर्टी लेनी चाह रही है तो देखिए नहीं ले सकती थी। तो उससे क्या होता, मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई सड़क निकालनी, कोई डेवलपमेंट का काम करना, तो गवर्नमेंट नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो इसलिए जो है इस लॉ को हटा दिया गया। आगे मैं आपको ये बताऊं कि ये जो फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू प्रॉपर्टी, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, कई ढेर सारे अमेंडमेंट हुए, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में। और इसमें कई ढेर सारे अमेंडमेंट जैसे कि फर्स्ट, फोर्थ, 7, 25, 39, 40, 42, यहाँ तक कि इन अमेंडमेंट के द्वारा कई ढेर सारे आर्टिकल भी डाले गए, 31A, 31B, 31C ऐड किए गए, फिर इसको मॉडिफाई किया गया, फिर इसको नलीफाई भी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी रही। तो देखिए जब 44th अमेंडमेंट होता है हमारा 1978 में, तो ये क्या करता है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के, ठीक है, और जो आर्टिकल 91F और आर्टिकल 31 को हटा देता है। साथ ही साथ इसने क्या किया, एक और नया आर्टिकल डाला, कहाँ पे, पार्ट 12 में, आर्टिकल 300A, और इसमें क्या कहा कि जो आर्टिकल जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वो क्या है, एक लीगल राइट रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो है हमको पता चला कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, अब लीगल। देखिए ये जो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी जब लीगल राइट जब बन गया, तो हमारे जो भी, अगर मान लीजिए हमारे प्रॉपर्टी का इस राइट का अगर कोई हनन करता है, तो ये किससे बचा रहेगा, बस ऑर्डिनरी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा ना, अगर पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दे तो वो जो है चाहे तो हमारे प्रॉपर्टी को ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही खाली प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट वाइज कोई लॉ बना के ले आ देती है तो वहाँ से ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तब हमको वो प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए अगर आपका प्रॉपर्टी कोई गवर्नमेंट आपका छीन लेती है, उसको वायलेट कर देती है, तो आप जो है डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला जो मैंने ऊपर ही पढ़ाया था, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट प्लस और भी प्रोविजन के लिए रिट इशू कर सकते हैं, तो आप हाई कोर्ट में भले ही जा सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 226 के द्वारा। साथ ही साथ मैं बोलूँ तो जो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इसमें ये नहीं लिखा गया है, जो जब इसको जब लीगल राइट जब बना दिया गया कि जो स्टेट है, मतलब जो हमारा जो गवर्नमेंट है, अगर आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है तो आपको कंपनसेशन देगी ही देगी, ठीक। ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए आपको अब यहाँ से पता चला होगा जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है, जब ये फंडामेंटल राइट था, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी, जब ये पार्ट 3 में था तो इसको हटा दिए। अब ये पार्ट 3 में लेकिन अभी भी कुछ प्रोविजन है, किससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कौन से, जब हम माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जब जमीन लेंगे तो हमको पैसे नहीं बल्कि हमको जमीन ही देना पड़ेगा। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी पर्सन का, हम जहाँ पे वो कल्टिवेशन कर रहा है उस लैंड को अगर हम ले रहे हैं, जो कि आर्टिकल 31A में लिखा हुआ है, तब भी गवर्नमेंट पे लिमिट लगती है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए जो पहला वाला प्रोविजन है, ये वाला जो पहला प्रोविजन था उसको हमने कब अमेंड किया, उसको हमने 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 के द्वारा चेंज कर दिया, मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया। और वहीं जो ये जो दो प्रोविजन है वो कहाँ से है, एक तो पहले से था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो 31A वाला है ये कब आया, जहाँ 17th अमेंडमेंट हुआ 1964 में। साथ ही साथ जो आर्टिकल 31A, 31B और 31C, इसको हम कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल राइट का एक तरीके से एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब कि हमारे जैसे और फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए हम जा सकते हैं कोर्ट, वैसे ही उस तरीके से हम इनके लिए नहीं जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी खत्म होता है। अब हम आगे बात करेंगे। तो देखिए जो आर्टिकल 31A है उसमें क्या है, उसमें हम 5 कैटेगरी के लॉ हैं जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करता है। और वो किस तरीके से, किसकी मदद से, आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला जो प्रोविजन है, और आर्टिकल 19 जिसके अंदर 6 राइट हमको मिलते हैं, ठीक है, कि स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, ये सब हम कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला कौन सा है, जैसे अगर स्टेट हमारा क्या करे, हमारा किसी प्रॉपर्टी को छीन ले, ठीक है, उसको एक्वायर कर ले। साथ ही साथ अगर मान लीजिए उस पर जो है वो क्या करे, टेक ओवर कर ले, कौन, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, या फिर चलिए मैं आपको एक साथ समझा देता हूँ।
या फिर मान लीजिए वो उसको जो है माइनिंग करने के लिए जो है क्या करे, गवर्नमेंट उस जमीन को ले ले। तो देखिए आप यहाँ पे ये कह सकते हैं जो आर्टिकल 31A है वो तब तक जो है स्टेट के लॉ को इम्यूनिटी नहीं देती, मतलब उसको जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचाती। मतलब अगर गवर्नमेंट जो है इसके जो है इसका वायलेशन करे तो जुडिशियल रिव्यू होगा, तुरंत सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ जाएगा। कब तक नहीं आएगा, अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, ठीक है, और उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, तब तो फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो तुरंत कोर्ट पिक्चर में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 31A है ये क्या प्रोवाइड करता है हमको कि जो भी स्टेट जो भी लैंड को एक्वायर करेगी, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम बात करते हैं। और जो आर्टिकल है आर्टिकल 31B, ये क्या, इसमें क्या कहा गया है, तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए कि हमारा 9 शेड्यूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने शेड्यूल भी आपको पढ़ा दिए हैं अपने पिछले ही लेक्चर में, बाकी मैं आगे भी और एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से अगर आप कहेंगे तो उसमें क्या है आर्टिकल 31B में कि अगर हम कोई लॉ बनाते हैं उसको 9 शेड्यूल में रख देते हैं तो उसका जो है क्या नहीं होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, ये कहा गया है यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं जो आर्टिकल 31A से ज़्यादा पावर किसको, आर्टिकल 31B की, क्योंकि इसका जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगा, बल्कि आर्टिकल 31A में क्या हो रहा था, जुडिशियल रिव्यू हो रहा था। ठीक है, तो देखिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस आता आयर कोयला केस, ठीक है, कब आता है 2007 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, आप इससे जो है 9 शेड्यूल को एक ब्लैंकेट की तरह नहीं ओढ़ सकते हैं कि आपको ये जो है जुडिशियल रिव्यू से बचा लेगा। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा लॉ बनता है जो कि बेसिक फीचर को खत्म कर रहा है तो उस समय आपका जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उसके बाद मैं बात करूं तो और एक और लॉ है, वो कौन सा, आर्टिकल 31C है, और ये कब इंसर्ट किया गया था, 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से इंसर्ट किया गया था। तो देखिए ये सब जो है लॉ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। और ये किसके लिए था, अगर मान लीजिए कि हमको सोशलिस्टिक डीपीएसपी को, जो कि आर्टिकल 39B और C में है, ठीक है, अगर हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो तो देखिए जब भी हमको डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना होगा 39B और 39C वाला, तो उस समय जो हमारा आर्टिकल 14 में जो हमको जो राइट मिलता है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, साथ ही साथ आर्टिकल 19 का जो भी राइट मिलता है वो सब का सब खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब हम इस डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन फंडामेंटल राइट को वायलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वायलेशन हो सकता है। आपको मैंने पहले ही बताया होगा, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने बताया था कि जब भी 39C आता है तो जो हमारा आर्टिकल 14 है वो चला जाता है। ये बात खुद कोर्ट ने कही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि इस तरीके का कोई भी डिक्लेरेशन होता है, ठीक, गवर्नमेंट द्वारा इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए जो केशव आनंद भारती का जो केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो सेकंड प्रोविजन है आर्टिकल 31C का, वो क्या है, यहाँ पे जो मैंने बताया वो क्या है, इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड है। ठीक है, और हम इसका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको जो है और साथ ही साथ आप इसको कैनॉट बी टेकन, मतलब इसको दूर नहीं कर सकते किसी जुडिशियल रिव्यू से। तो इसलिए जो है देखिए, तो ये वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक, लेकिन जब डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना होगा तब तो जो है आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है। उसके बाद आगे मैं बात करूं आपके साथ, तो ये जो फर्स्ट प्रोविजन है ना आर्टिकल 31C का, वो तो वैलिड है, लेकिन जो सेकंड प्रोविजन है वो वैलिड नहीं है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, 42nd अमेंडमेंट होता है 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आप ये बता सकते हैं मुझसे कि प्रेम्बल में कौन कौन से वर्ड इस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, तभी आपको देखिए ये सब चीज़ें याद होती जाएंगी। तो देखिए, तो उसमें ये कहा गया था कि हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो है फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कब, मिनर्वा मिल केस में, और उसने जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड बता दिया। तो ये भी जो है बात खत्म हो जाती है यहीं पे। चलिए हम बात करते हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, किसका, फंडामेंटल राइट का। तो उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि हम इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन लगाई गई है। किसके ऊपर लिमिटेशन लगाई गई हैं, जो भी हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन लगाई गई है। ठीक है, साथ ही साथ इसको क्या बोला जाता है, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। हमको कोई भी सोशल और इकोनॉमिक राइट नहीं मिला है इसमें, और सिर्फ पॉलिटिकल राइट ही मिले हैं। ठीक है, और सोशल और इकोनॉमिक राइट से रिलेटेड हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है। और हम आगे बात करें
जैसे कि जो सोशलिस्टिक राइट कौन से, जैसे कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, एम्प्लॉयमेंट मिलने का अधिकार, आराम करने का अधिकार, ठीक है। ये सभी अधिकार जो भी एडवांस डेमोक्रेसी हैं वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन जो है हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं। यहाँ तक कि जो सोशलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि यूएसएसआर और चाइना है, वहाँ पे भी इस तरीके के राइट मिलते हैं। साथ ही साथ देखें तो देखिए कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। कभी भी कोई भी मतलब कई शब्द ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, माइनॉरिटीज, पब्लिक ऑर्डर, इन सभी चीज़ों को हमने जो है क्या किया है, जो है हमने डिफाइन नहीं किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। नो परमानेंसी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं मैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक नया इनोवेशन आ गया जुडिशियल रिव्यू का केशवानंद भारती केस से, जो हमारे यहाँ पहले नहीं था, तो हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कोई परमानेंसी भी नहीं है, ठीक है, मतलब सेक्रोसेंट नहीं है। हम जो है पार्लियामेंट जो है किसी भी चीज़ को कर्टेल कर देती है, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट जो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, उसको भी हमने हटा दिया था 1978 में। तो हम कह सकते हैं जो है जो भी नेता हैं हमारे, जो पॉलिटिशियन, उनके जो भी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, उनके क्या है, उनकी कठपुतली हमारी फंडामेंटल राइट। साथ ही साथ हम बात करें तो देखिए सस्पेंशन हो जाता है, मतलब इमरजेंसी के दौरान हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो उसका हनन हो जाता है, उसका वायलेशन हो जाता है। खाली आर्टिकल 20 और 21 ही हमारे पास रहता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम जो बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा कुछ सहना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि फंडामेंटल राइट जो है हर सिचुएशन में ही हमको मिलना चाहिए, चाहे इमरजेंसी हो चाहे नॉन इमरजेंसी हो, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। ये कोई मेरा व्यू नहीं है, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कुछ। उसका देखिए बात करें एक्सपेंसिव रेमेडी, मतलब कि जो भी हमारे हमको अगर अपने फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो, अगर हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं, अगर हम कोर्ट में कोई केस करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे लग जाते हैं, और खाली जो अमीर लोग हैं वही लोग इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक, ये बात कही गई है। साथ ही साथ देखिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, कि देखिए जो है यहाँ पे आपने क्या किया है, जब आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आती है तो आप क्या करते हैं, उसका जो भी आप जो है जो भी व्यक्ति वो ऑफेंस कर रहा है या करने वाला है फ्यूचर में, जो फ्यूचर में करेगा उसी के लिए तो आप करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है। तो आप जो है उसके फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, छीन लेते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे स्टेट को ज़्यादा पावर दे रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल लिबर्टी के, ठीक है। आप किसको पावर ज़्यादा दे रहे हैं, स्टेट को ज़्यादा पावर दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने ये भी कहा कि कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है, वर्ल्ड में, वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं, जिस तरीके से हमारे देश भारत में है। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है, मतलब ये कि हमारा जो हमने देखिए हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली में कई ढेर सारे देशों से लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए सबकी फिलॉसफी हमने ली है, तो मैं इसको तो नहीं मानता हूँ। तो देखिए इसमें ये कहा गया कि हमारे यहाँ कोई भी एक फिलोसफिकल ऑर्डर नहीं, प्रिंसिपल नहीं, ठीक है, हम जो है। और साथ ही साथ ये कहा गया सर ईवर जेनिंग के द्वारा कि जो फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंडिया के, उसमें कोई कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है हमारे यहाँ के, उनको भी हमारे फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट के फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए ये हमारे डेमोक्रेसी का बेडरॉक है, ठीक है, मतलब एक मजबूत कड़ी है। और देखिए ये क्या प्रोवाइड करता है, कंडीशन फॉर मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन, मतलब हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ ये क्या इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ हमारे देश में रूल ऑफ लॉ का इस्टेब्लिशमेंट कराता है, ठीक है, हमारे देश में किसका लॉ चले, मतलब किसका रूल चले, कानून का रूल चले, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे माइनॉरिटीज़ को भी, उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो भी हमारे वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको भी प्रोटेक्ट करता है। और ये सेकुलर फैब्रिक है किसको, इंडियन स्टेट का, मतलब ये सेकुलरिज्म को भी बढ़ावा देता है। साथ ही साथ द चेक ऑफ, अब देखिए हमारा जो गवर्नमेंट है ना वो अपनी मनमानी नहीं चला सकती है, किसकी वजह से, फंडामेंटल राइट की वजह से। और हमारे यहाँ सोशल इक्वलिटी और सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड कराता है, और सभी जो भी पर्सन है, ठीक है, उनका जो है हर एक पर्सन का डिग्निटी और रेस्पेक्ट की भी सुरक्षा करता है। कौन, हमारा जो फंडामेंटल राइट है। और देखिए साथ ही साथ
द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल, मतलब हमारे यहाँ के कोई भी लोग, कोई भी सिटीजन जो है कहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल, मतलब वो राजनीति में जा सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि आप आईएएस वगैरह बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सब आप काम कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं वो कौन कौन से राइट हैं जो कि कहाँ हैं, पार्ट 3 के बाहर भी हैं। तो देखिए कुछ राइट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट या फिर नॉन फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी हैं। तो वो क्या है कि जो भी अथॉरिटी है ना, उसके अलावा कोई भी टैक्स जो है कलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 265 के पार्ट 12, मतलब गवर्नमेंट के अलावा किसी और को आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये कहाँ पे, आर्टिकल 300A इन पार्ट 12, यही जो आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी वाला है, ठीक है। इसको हमने क्या बनाया, लीगल राइट बना दिया था। उसका देखिए ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है, पूरे इंडिया में वो क्या है, वो फ्री है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है टैक्स लगा दे कोई स्टेट जो है दूसरे स्टेट पे, ठीक है, कि टैरिफ लगा दे, जैसे कि अभी यूएसए ने चाइना पे लगा दिया है। तो ऐसा नहीं कर सकता कि हम बिहार से माल यूपी में लाना है तो यूपी खूब ज़्यादा उसके ऊपर टैरिफ लगा दे, वो माल महंगा हो जाए। तो मतलब क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। एक इसमें लिखा आर्टिकल 301 इन पार्ट 13। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, जो भी इलेक्शन होंगे, ठीक है, लोकसभा या मतलब जो विधानसभा के, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो किसके ऊपर बेस होना चाहिए, एडल्ट सफरेज के ऊपर। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। वो किसके ऊपर बेस होगा, एडल्ट सफरेज, मतलब कि जो भी हमारे सिटीजन 18 साल से ऊपर हो जाएंगे उनको हम वोट देने का अधिकार दे देंगे। और ये बात लिखी हुई आर्टिकल 226 ऑफ पार्ट 15। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे भी इक्वलिटी जस्टिसेबल है, ठीक है, ये जो भी जो लीगल राइट है हमारे, ठीक है, नॉन फंडामेंटल राइट है। और लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन इनके वायलेशन पे हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 32 के द्वारा जो रिट इशू होता है। लेकिन हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के द्वारा वो जो है रिट इशू कर सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि हाई कोर्ट का पावर रिट इशू करने का सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। लेकिन जो टेरिटोरियल एक्सटेंड है सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। और आपको मैं यही कहूँगा कि आप इसको कई बार, 1 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जो है आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है मैं जो आगे जो चैप्टर पढ़ाऊँगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर नंबर 8, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। और हाँ, शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि डिजायर आईएएस प्लेटफॉर्म का मतलब ही यही है कि ये जो है जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनको भी हेल्प चाहिए उसकी हेल्प कर सके। तो अगर आप इसको शेयर करेंगे तो और भी कैंडिडेट जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सकती है फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी हो रही है। और लाइक भी जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।